Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. So, dear students, today we are going to another chapter of History class 8th that has been included in the T2 syllabus by the SCRT State Board of Education and Research Training. तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th हिस्ट्री का एक और चैप्टर जिसमें हम सोशल रिफॉर्म्स पे बात करेंगे, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 4 मार्क्स के है, 4 मार्क्स के है, ठीक है। तो इसमें हम स्पेशली डिस्कस करेंगे कैसे अर्ली इयर्स क्या थे, किन चीजों की रिफॉर्मेशन की जरूरत थी, वुमन की सिचुएशन क्या थी, वुमन का सीन क्या था, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमन ड्यूरिंग द 18th एंड 19th, स्पेशली 18-19 सेंचुरी को, 17th सेंचुरी को हम यहाँ पर 18 और 19 सेंचुरी को स्पेशली ट्रैक करेंगे। इस चैप्टर में हम रिफॉर्मर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट वी स्टार्ट द चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वुमन के बारे में। सबसे पहले लेट वी डिस्कस फर्स्ट द वुमन। हाँ, वुमन अगर हम बात करेंगे बेटा औरत की, तो एक हस्ती है। औरत एक शख्सियत, अपने आप में एक शख्सियत है। औरत के बगैर हमारा समाज अधूरा है। जब हम औरत की बात करेंगे, विदाउट वुमन द सोसाइटी इज इनकम्प्लीट। एंड दिस वुमन जो हमारी आबादी का एक हिस्सा है, एक हाफ से ज्यादा हमारी जो आबादी है, दैट कंसिस्ट्स ऑफ वुमन, जो औरत की है, ठीक है। हम अपने सोशल इंस्टीट्यूशंस में भी औरत को देखते हैं। जब हम सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं, हाँ, रिलीजन की बात करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं। कल्चर के साथ अगर हम बात करेंगे ग्रुप्स की, हाँ, चाहे वो प्राइमरी ग्रुप हो, सेकेंडरी ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप्स हो, उनमें फीमेल या हम कहेंगे वुमन एक डोमिनेंट और एक वाइटल रोल प्ले करती है। एंड द वुमन वाज डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड। डिसएडवांटेज की गई, हाँ, इसकी बेकदरी की गई, डिसएडवांटेज के साथ साथ इसको डिस्क्रिमिनेट किया गया। उसके पीछे भी रीजन था, व्हाई, ठीक है। यानी अपनी बर्तरी दिखाने के लिए, खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए आप दूसरे को इंफीरियर दिखा रहे हो। इस चीज पर आखिर में बहुत सारा काम किया एक ग्रुप ने, जिस ग्रुप को नाम दिया गया रिफॉर्मर्स। याद रखिएगा, रिफॉर्मर्स यानी सुधारवादी। हाँ, जिन्होंने क्या चाहा, जिन्होंने सुधार चाहा, जिन्होंने चाहा कि हम मॉडिफाई करेंगे। हम क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। किसे मॉडिफाई करना है? सोसाइटी को। याद रखिएगा। अब यहाँ पर यानी ये तो दो चीजें हो गई, एक और चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज कास्ट, यानी जात पात का सिस्टम। जात पात भी एक इंपॉर्टेंट थिंग है, जात पात भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें डिस्कस करने की जरूरत है। कास्टिज्म, ठीक है, जाति का जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी हमारी तवारीख इन सोशल इश्यूज के बगैर बिल्कुल ही नहीं है। हमारी जो तारीख है वो इन समाजी इश्यूज के बगैर बिल्कुल, ये तीनों हमारे सोशल इश्यूज हैं। याद रखिएगा, either we are talking about the caste, either we are talking about a particular gender, either we are talking about the reformers, ठीक है। So let we start। चलिए, तो बात सबसे पहले कुछ, हाँ, इस टाइम से पहले, चलो अर्ली इयर्स की पहले हम बात करेंगे। इस चैप्टर में जिन चीजों पर सबसे पहले ध्यान दिया गया है वो बताया गया है 200 इयर्स। जब हम 200 साल पहले जाते हैं तो समाज की हालत क्या थी, समाज क्या कह रहा था। समाज ये कह रहा है ना, 200 इयर्स सोसाइटी वाज टोटली डिफरेंट। आज के और पुराने समाज में बिल्कुल फर्क था। क्या था? वहां पर बच्चों की शादी होती थी बिल्कुल कम उम्र में, जिसे हम कहेंगे चाइल्ड मैरिज। सो ये बात कर रही है चाइल्ड मैरिज की, बात हो रही, चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी, कम उम्र में शादी होती थी। हाँ, हिंदू और मुस्लिम दोनों में, खाली हम बात नहीं करेंगे खाली हिंदूज, खाली मुसलमानों में या हिंदूज में, दोनों ग्रुप्स में, दोनों सोशल ग्रुप्स में ये होती थी। हाँ, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा। अब देखिए हाउ वुमन वाज डिसएडवांटेज्ड, ठीक है। हाँ, आप देखिए फीमेल वाज थॉट एज इंफीरियर। सती प्रथा,
आप देखिएगा, यानी वुमन को जिसे हम विडो इम्यूलेशन भी कहते हैं। रिमेंबर, विडो इमोलेशन यानी औरत का क्या किया जाता था, उसे जिंदा जलाया जाता था। और उसके बाद ये हिंदू सोसाइटी में प्रथाएं थी। उसके बाद वुमन इज राइट, और औरत को प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं था। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्राह्मण फैमिलीज, वहां पर कन्यादान दिया जाता था, यानी शादी पर, एक लड़की की शादी पर, ध्यान से सुनिएगा, एक लड़की की शादी ब्याह पर जो कुछ दिया जाता था वही उसकी प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती थी। उसे प्रॉपर्टी में भी हिस्सा नहीं मिलता था। हाँ, तो जिसे जिसे नाम दिया गया कन्यादान। इसके बगैर बहुत, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी कि औरत को तालीम के जेवर से दूर रखा गया था। ठीक, और उसके बगैर जब आप देखोगे तो बहुत सारे और भी ऐसे एरियाज थे, बहुत सारे और भी ऐसे फील्ड्स थे, एस्पेक्ट्स थे सोसाइटी के जहां पर फीमेल डिस्क्रिमिनेटेड थी। जब हम आगे चलेंगे चैप्टर में तो और भी कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। ब्राह्मण एंड क्षत्रियास, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो अभी तक हमने देखा एक पर्टिकुलर जेंडर। अब बात आती है कास्टिज्म की। आपको पता है हिंदुइज्म में कितनी कास्ट्स है? 4 कास्ट्स है। जब हम हिंदू सोसाइटी की बात करते हैं, एज अ रिलीजन बात करते हैं, सनातन धर्म में 4 बड़ी जातें हैं। सबसे पहले ब्राह्मण आएंगे जो सुपीरियर है, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद हम बात करेंगे क्षत्रियास की, ब्राह्मण उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद हम बात करेंगे एक और जो जात है, दैट इज शूद्रास। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो कितनी जाते हैं कास्ट की, जब हम बात करेंगे तो देयर आर 4 मेन कास्ट, जो हमने अभी कहा 4 मेन कास्ट है विद इन द हिंदुइज्म। और ये जो टर्म है कास्ट, ये बेसिकली एक पोर्तुगीज टर्म कास्टा से ली गई है, जिसका मतलब प्योर ब्रीड है। क्योंकि जब पोर्तुगीज इंडिया में आए 1498 में, उन्होंने पाया कि इंडिया में एक डिवीजन है, इंडिया में एक सोशल डिवीजन है जो बेस है ऑक्यूपेशन पर, जो बेस है काम पर। उन्होंने उस हिसाब से एक नाम दिया इसे, कास्ट प्योर ब्रीड, क्योंकि यहाँ पर वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट था। यानी हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन की एक बड़ी सी एक बड़ी दीवार थी समाज के भीतर, समाज विद इन द सोसाइटी। और उसमें हमने क्या देखा, कास्ट या कास्टिज्म अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था। तो सबसे पहले हमने कहा ब्राह्मण। हाँ, ब्राह्मण क्या थे? ब्राह्मण याद रखिएगा ये अपर कास्ट थी। सबसे अपर कास्ट कौन थी? ब्राह्मण। ठीक है, और ब्राह्मणस की जब हम बात करेंगे, ये 2 ही बन सकते थे, या तो ये टीचर बन सकते थे या तो ये प्रीचर बन सकते थे। ठीक है, मजहब का काम करना, पढ़ाना, ये लोग यही काम करते थे, बाकी कोई और काम ये नहीं करते थे। नंबर 2, जब हम आगे चलेंगे हमें पता चलेगा कि अब यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप आएगा वो आएगा क्षत्रियास का। क्षत्रियास क्या करेंगे? वो वॉरियर क्लास होगी, यानी वो लड़ाकू लोग होंगे। ठीक, यानी इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, दे विल प्रोटेक्ट। ठीक, और तीसरा जो ग्रुप हमें मिलेगा वो मिलेगा वैश्यास का। वैश्यास कौन होंगे? मर्चेंट्स, जो कारोबार वगैरह करेंगे, ट्रेडर्स। रिमेंबर, ट्रेडर्स के साथ साथ ये एक और ग्रुप बनाएंगे, दे आर एग्रीकल्चरल पीपल। हाँ, एग्रीकल्चरल पीपल जो एग्रीकल्चर वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे। और लास्ट पर आएगा एक ग्रुप जिसे हम नाम देंगे शूद्रा। शूद्रास क्या होंगे? ये लोअर कास्ट, सबसे जो लो कास्ट होगी, लोअर कास्ट ग्रुप होगा, वो शूद्रास का होगा। और ये जो ग्रुप होगा, याद रखिएगा, ये ग्रुप सबसे ह्यूजली या मोर डिस्क्रिमिनेटेड होगा, मोर डिस्क्रिमिनेटेड। तो ये भी विद इन द हिंदू, या हम कहेंगे विद इन द इंडियन सोसाइटी ही ये चीज पाई जाती थी। ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स रेफर्ड एज वैश्यास, जो मैंने अभी कहा। पीजेंट्स, आर्टिजन सच एज वीवर्स, या जो पोर्टर्स वगैरह थे, ये सबसे लोवेस्ट रैंक पर थे। और ये फिर कब, ये सारी चीजें लास्ट पर जब आप आगे चलोगे, ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगी। ये चीजें स्पेशली 19th और 20th सेंचुरी में इस जातिवाद पर काम हुआ, इस वुमन डिस्क्रिमिनेशन पर काम हुआ, वुमन डिसएडवांटेज पे काम हुआ, वुमन इनइक्वालिटी पे काम हुआ, और इससे एक चाइल्ड मैरिज पे काम हुआ। जब इस पर काम हुआ, जिन्होंने मॉडिफिकेशन ऑफ सोसाइटी चाहिए, उन्हें नाम दिया गया रिफॉर्मर, सुधारवादी। ठीक है,
जिनमें राजा राम मोहन रॉय, परियार थे, और भी बहुत सारे लोग थे। स्पेशली बी आर अम्बेडकर ने लास्ट पर आकर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। देयर वेयर ताराबाई शिंदे, रुकैया शौकत हुसैन बेगम एंड मच मोर। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया अपने टाइम पर रिफॉर्मेशन के लिए। सो चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट अस सी। अब जब हम बात करेंगे तो वर्किंग टुवर्ड्स द चेंज, वर्किंग टुवर्ड्स द चेंज हमें क्या कहेगा, कैसे बदलाव की तरफ, कैसे हमें बदलाव की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने पहले कहा ना 19th सेंचुरी, इससे पहले भी मैंने बेटा कहा 19th सेंचुरी 1801 से स्टार्ट होती है, यानी 1800 साल बीत गए हैं 1801 से स्टार्ट होगी 19th सेंचुरी। यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखे गए। बेसिकली डिबेट शुरू हुए, बहस शुरू हुई, डिस्कशन शुरू हुई कि सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस, समाज के अंदर जो कस्टम चल रहे हैं, जो रस्म रिवाज चल रहे हैं, जो बिद्दतें चल रही है, उनको कैसे ट्रैक करेंगे, उन पर काम होना चाहिए। और ये डिबेट्स इंडिया में देखिए रिफॉर्मर ग्रुप, एक ग्रुप आएगा जिसे नाम दिया जाएगा रिफॉर्मर ग्रुप, यानी सुधारवादी लोग ये बहस स्टार्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्योंकि इंडिया में अखबार आ चुका था, प्रिंट आ चुका था। इसमें राजा राम मोहन राय का जो सबसे इंपॉर्टेंट देन है, जिसमें उसने संवाद कामोदय था, जिसमें अपनी उस किताब में उन्होंने स्टार्ट किया था। देखिए अभी वो महाराजा राम मोहन रॉय 1772 से 1832 तक एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर है। ठीक है, जिन्होंने ब्रह्मो समाज की बुनियाद डाली। और याद रखिएगा, ठीक है, ब्रह्मो सभा, और ब्रह्मो सभा ही आगे जाकर ब्रह्मो समाज के नाम से बुलाई जाएगी। कहां पर? कलकत्ता में। और ये रिफॉर्मर्स क्या करेंगे, ये चेंज ढूंढ रहे थे, ये चाहते थे कि हमारे समाज में कुछ चेंजेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और वो प्रैक्टिस जो अभी प्रैक्टिसेस हो रही थी उनसे हमें दूर रहने की जरूरत है। और आप देखिएगा कहा गया ना, ही वॉज इंटरेस्टेड स्प्रेडिंग नॉलेज, इसने कहा कि हमें तालीम की जरूरत है। याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय ने सबसे पहले तालीम पर जोर दिया और उसने कहा हाँ, वेस्टर्न एजुकेशन आप अपने बच्चों को दीजिए, वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में होनी चाहिए, ताकि हम एक और पर्सपेक्टिव से, जो नॉलेज का एक और पर्सपेक्टिव है, एक और जो उसकी तस्वीर है, वो हमारे सामने खुल के आएगी। एंड वी विल बी एबल टू ट्रैक न्यू थिंग्स, वी विल बी एबल टू ट्रैक द साइंस, नॉलेज एंड लॉजिक ऑफ द यूरोप। ओके, नाउ मूविंग टू द अनदर पार्ट। तो जब क्या हुआ, ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, राजा राम मोहन राय के साथ बहुत सारी ऐसी फीमेल सामने आई, बहुत सारे मेल सामने आए नॉर्थ टू साउथ, जिन्होंने वुमेन की इक्वालिटी, वुमेन के फ्रीडम, वुमेन के राइटिंग, वुमेन की लिटरेसी, एजुकेशन पे काम किया और चाहा कि एक फीमेल एजुकेटेड सामने आए। ठीक है, याद रखिएगा, ही रोट अबाउट द वे वुमेन एफर्ट फोर्स्ड टू बेयर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। देखिए क्या क्या हुआ, अगर हम बात करेंगे बहुत सारी वुमेन, एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, आई वुड लव टू ऐड अ थिंग दैट इज अबाउट द वुमेन। अब यहाँ पर जब आप देखोगे ना, दो ऐड क्या हम करेंगे, दैट इज बेसिकली आइडिया। हाँ, आइडियाज, यहाँ पर बहुत एक ऐसी आइडियोलॉजीज थी जो विद इन हिंदूज, और दोनों यानी विद इन द हिंदू सोसाइटी एंड विद इन द मुस्लिम सोसाइटी, दोनों सोसाइटीज में मौजूद थी वो आइडियाज। किन किन के बीच में, याद रखिएगा, हिंदूज के बीच में भी था, हिंदू सोसाइटी के बीच में भी था, याद रखिएगा, और मुस्लिम सोसाइटी के बीच में भी वो थॉट्स, वो थिंकिंग थी, मुस्लिम सोसाइटी। जरा बात करते हैं क्या क्या था। सबसे पहले हिंदू ने कहा कि अगर कोई बच्ची पढ़ेगी, अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ्स, अगर एक बच्ची पढ़ेगी, अगर एक औरत पढ़ेगी, तो वो क्या होगी, वो विधवा हो जाएगी। ये उनका मानना था उस जमाने में, ये स्टीरियोटाइप्स बनाए गए थे। और एक स्टीरियोटाइप था कि मुसलमानों में, क्योंकि तब उर्दू जुबान में अखबार वगैरह छपना स्टार्ट हो गए थे, राइटिंग स्टार्ट हो गई थी 19th सेंचुरी में स्पेशली, कि अगर एक औरत पढ़ेगी मुस्लिम समाज में तो शी विल बी एक्सपोज। वो जो उर्दू में रोमानियत वाला किस्सा छप रहा था, वो उस यूरोप के रोमांस के साथ क्या हो जाएगी, वो उसके साथ गुल मिल जाएगी। शी विल बी एक्सपोज टू द न्यू थिंग्स, जिससे तबाही समाज बर्बाद हो जाएगा। तो ये दो आइडियाज थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब क्योंकि ज्यादातर किचन लाइफ वगैरह तो ईस्ट कलकत्ता में हमें रश सुंदरी देवी देखने को मिलेगी,
याद रखिएगा, मैं कुछ नाम यहाँ पर लूंगा जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी रस सुंदरी देवी। रस सुंदरी देवी, रस सुंदरी देवी क्या करेगी, वो अपने बच्चों की किताबों से ही आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना सीखेगी। इस तरीके से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे लिबरल हस्बैंड्स और लिबरल फादर्स ने अपने बच्चियों को, अपनी वाइफ्स को पढ़ने के लिए पूरा साथ दिया, और फिर आगे जाकर बहुत सारी औरतों ने खुद कोशिश करके पढ़ाई हासिल की। इस पढ़ाई के जेवर से, एजुकेशन से वो आरास्त हुए, और उन्होंने क्या किया, वहां पर क्या मिला हमें, उनमें से ही एक रस सुंदरी देवी थी। रस सुंदरी देवी अब क्या करेगी, शी विल राइट, वो पेन डाउन करेगी अपनी ऑटोबायोग्राफी, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या होगा, ऑटोबायोग्राफी। जो खुद अपने मुत्तलिक, अपनी कहानी, अपनी आबीती लिखी जाती है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, दैट इज अमर जीवन। अमर जीवन, अमर जीवन, अमर जीवन मीन्स माई लाइफ। अमर जीवन का मतलब क्या होता है, माई लाइफ। अच्छा, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस के बारे में वो लिखती है, अपनी कहानी लिखती है, और उसमें वो सीधे सीधे एक्सप्लेन करती है हाउ मच शी हैज सफर्ड। और इसी तरीके से पंडिता रामाबाई और भी बहुत सारी वुमेन्स कंटिन्यूअसली फीमेल्स के मुतालिक लिखेंगी, फीमेल लाइफ के मुतालिक लिखेगी, एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। नाउ चेंज इन द लाइव्स ऑफ विडोज। अब जरा देखिए, जब रिफॉर्मर्स काम करेंगे, उनमें राजा राम मोहन रॉय की हम बात करते हैं, हाँ, ईवी रामास्वामी की बात करेंगे, परियार की बात करेंगे, ताराबाई शिंदे की बात करेंगे, पंडिता रामाबाई की बात करेंगे। ये सारी कामयाबी, ये सारी इस चीज में लगी रही कि विडो स्पेशली रिमैरिज पर काम हो। अब जरा देखिए क्या बताया गया, राम मोहन रॉय वाज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम्स विडो फेस्ड इन देयर लाइव्स, शी बिगन कैंपेनिंग अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ सती। सबसे पहले राम मोहन रॉय सती पर काम करेगा। सती प्रथा, जिसमें औरत को जिंदा जलाया जाता था या मजबूर किया जाता था। फ्रांसिस बैकन ने अपनी किताब में भी लिखा है इस सती प्रथा के बारे में कि इसमें एक औरत को, ठीक है, अपनी जो जिसे कहेंगे ना, अपनी लाइफ को खत्म करना पड़ता था अपने पति के साथ। अगर इसका पति मर जाता था, इसे भी आग के ऊपर, चिता के ऊपर जलना पड़ता था। यानी अपनी, जिसे हम कहेंगे ना, वो अपने लव, अपनी इज्जत, ठीक है, वो सारी चीजें दिखाने के लिए। बट इट वाज नॉट गुड, इट वाज अ इनह्यूमन प्रैक्टिस, और इस पर राजा राम मोहन रॉय ने सबसे ज्यादा काम किया। और अर्ली 19th में सेंचुरी में ब्रिटिश ऑफिशियल्स, क्योंकि 1833 में इनकी मौत हुई, तो याद रखिएगा जो अर्ली ईयर्स 19th सेंचुरी के माने जाते हैं, उसको हम कहते हैं अर्ली 19th सेंचुरी। कुछ 40 ईयर्स तक जो हम कंसिडर करते हैं, 35 ईयर्स तक। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया इन ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को, ठीक है, और कंटिन्यूअसली उन्होंने कोशिश की कि राजा राम मोहन रॉय को हेल्प की कि ये चीजें बंद हो, ठीक। और राम मोहन रॉय की जो मेहनत है वो रंग लाती है, और कब 1892 में सती को टोटली इंडिया में बैन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक। और अगर आप देखोगे अनदर रिफॉर्मर कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हाँ, यूज टू एंशिएंट टेक्स्ट, और वो क्या करते हैं, एंशिएंट टेक्स्ट का यूज करते हैं। जो बहुत पुराना टेक्स्ट था, टेक्स्ट मतलब रिलीजियस टेक्स्ट, किताबें थी, इल्म था, हाँ, जो लिखाई थी, वो सामने रखता है कि एक औरत, एक विधवा औरत, एक विडो फिर से शादी कर सकती है। ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसने सच में रेवोल्यूशन लाया था। और ये बहुत सारे, अब देखो, सजेशन वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड लॉ पास्ड इन 1856 परमिटिंग विडो रिमैरिज। बाज़ाब्ता तौर पर ये सजेशंस, ये चीजें मानी गई, और ब्रिटिशर्स ने उस जमाने में हेल्प की, और उसी हेल्प का नतीजा ये था कि विडो रिमैरिज स्टार्ट हुआ, परमिट किया गया, अलो किया गया। कब, 1856 में। ध्यान से सुनिएगा। हाँ, इसी तरीके से तेलुगु स्पीकिंग एरियाज, मद्रास प्रेसिडेंसी स्पेशली, वरसलंगम, पंतलू, वहां पर एसोसिएशंस बनाई गई, वहां पर ग्रुप्स बनाए गए कि वहां की विडो रिमैरिज और ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है। इसी तरीके से नॉर्थ में, अगर हम इंडिया के नॉर्थ की बात करेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती हु फाउंड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज, और उन्होंने भी एक, जिसे कहेंगे ना हम, एक रिफॉर्मर मूवमेंट चलाई, आर्य समाज, और वो भी सपोर्ट करेंगे विडो मैरिज को, विडो रिमैरिज, यानी एक विडो की फिर से एक बार क्या हो, मैरिज हो। रिमेंबर दीज थिंग्स। हाँ, लेट वी गो टू द अनदर।
चलिए, नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज था, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेज वॉज गर्ल एजुकेशन। हाँ, अब ये क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता खाली हमें एक चीज नहीं देखनी होगी, ये सारी चीजें कब तक चलेंगी जब तक न औरत तालीम के जेवर से क्या हो, उसे तालीम के जेवर से आरास्ता न किया जाए। तो नाउ स्कूल फॉर गर्ल्स, याद रखिएगा, गर्ल्स के लिए स्कूल कौन स्टार्ट करेगा, कैसे क्या होगा वो देखेंगे। हाँ, मैनी रिफॉर्मर्स, बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने समझा कि गर्ल्स शुड गो टू स्कूल, इट इज अ वेरी नेसेसरी। और इन्होंने क्या किया कि अगर औरत की हालत को बेहतर करना है तो उसे पढ़ाना होगा, तो स्कूल्स को इनिशिएट किया गया ताकि हम वुमन की जो कंडीशन है उसको ठीक करें। विद्यासागर इन कलकत्ता, हाँ, एंड अदर रिफॉर्मर्स इन मुंबई सेट अप स्कूल्स, मुंबई में स्कूल्स लाए गए, कलकत्ता में गर्ल स्कूल्स। पीपल फियर दैट, मगर इन्हें खतरा था ना कि अगर हम गर्ल्स को, क्योंकि एक डर था कि अगर हम बच्चियों को स्कूल भेजेंगे तो वो पढ़ाई के जेवर से वो पढ़ नहीं सकते, वो एजुकेशन हासिल, अगर हम उन्हें घर, अगर हमने दैट मीन्स कि अगर हम उन्हें घर पे बिठाएंगे तो घर पे बिठाने का मतलब घर का काम करेंगी, अगर हम हमने उन्हें स्कूल भेजा तो वो घर का काम कौन करेंगे, ये एक बड़ा कंसर्न था उस जमाने में। पीपल फियर दैट स्कूल्स वुड टेक गर्ल्स, इन्हें यह शक था कि अगर स्कूल बच्चियां पढ़ने गई तो वो तो फिर घर से दूर हो जाएगी, वो घर का काम नहीं करेंगे। हाँ, प्रिवेंट देम, ये एक बड़ी वजह थी कि लोग अक्सर अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे, घर का काम काज कौन संभालेगा, घर का काम कौन करेगा, ठीक है, और भी बहुत सारे फियर्स थे। हाँ, गर्ल्स, और एक कंसर्न ये भी था कि लड़कियों को बहुत दूर जाना पड़ता था पब्लिक प्लेसेस में, हाँ, स्कूल तक जाने के लिए, और इन्हें ये भी लगता था कि शायद ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है उनको करप्ट करेगा, इससे वो रिलीजियस नहीं रहेंगी। हाँ, ये थ्रू आउट 19th सेंचुरी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वर टॉट होम बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड, जो मैंने सबसे पहले बात की थी कि बहुत 19th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी एंड होते होते, या हम कहेंगे 1850 तक, इस तरीके का एक निजाम, एक रुख, एक हवा का रुख बन चुका था कि बहुत सारे लिबरल फादर्स ने और लिबरल हस्बैंड्स ने अपनी बेटियों को, लिबरल फादर्स ने अपनी बेटियों को, और लिबरल हस्बैंड्स ने, जो ना आजाद ख्याल के लोग थे, उन्होंने अपने घरों में बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। हाँ, इन लेटर पार्ट ऑफ सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर एस्टैब्लिश्ड। फिर जब हम आगे देखेंगे तो अगला वाला हिस्सा जो होगा मिड 19th सेंचुरी के बाद, स्कूल्स बाज़ाब्ता तौर पर फॉर्मली अब बच्चियों के लिए आना स्टार्ट होंगे, लड़कियों के लिए स्टार्ट होंगे, और स्पेशली इसमें ये जो सोशल ग्रुप्स बने वो भी रोल अदा करेंगे, जिनमें हमें पता चलेगा आर्य समाज इन पंजाब एंड ज्योतिराव फूले इन महाराष्ट्र। याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले और ज्योतिराव फूले, ये मराठा का जो एरिया था, महाराष्ट्र का जो एरिया था, महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पर काम स्टार्ट करेंगे, स्पेशली रिगार्डिंग द गर्ल्स स्कूल्स। हाँ, एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम में नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, वुमन लर्न टू रीड द कुरान इन अरबिक्स, क्योंकि मुसलमान ज्यादातर कुरान और इस्लामी तालीमात पर तरजीह देंगे, तो उर्दू, अरबिक्स ये पढ़ाना शुरू होगा। इसके बगैर बहुत सारी चीजें और भी शुरू होगी, क्या घर पर पढ़ाना शुरू होगा। बहुत सारे जो भी अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे, नवाब वगैरह, या जिनके पास अच्छा खासा गुजारा था, तो वो क्या करते थे, वो घर पे मुअल्लिम का क्या करते थे, इंतजाम करते थे, घर पे पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने। और कुछ रिफॉर्मर्स, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो होगा मुमताज अली, रीइंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन एजुकेशन। मुमताज अली का नाम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उन्होंने क्या किया, इन्होंने कुरान से रीइंटरप्रेट किया कि तालीम खाली मर्द के लिए नहीं है, तालीम औरत के लिए भी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुरान से रीइंटरप्रेट करके बहुत सारी वर्सेस सपोर्ट में रखी, दैट एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर द वुमेन्स। इसी तरीके से हम देखेंगे वुमन राइट अबाउट वुमन। अब क्या होगा, बहुत सारी जो फीमेल्स है, जैसे मैंने अभी नाम लिया, रस सुंदरी देवी अमर जीवन और ताराबाई शिंदे, हाँ, रुकैया सखावत हुसैन एंड अदर वुमेन, सच अदर वुमेन, दे विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट द, वो किसके मुतालिक, औरतों के मुतालिक लिखेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखेंगे। ताराबाई शिंदे, पंडिता रामाबाई, उन औरतों की बात करेंगे जो कहां पर थी, जो अपर क्लास हिंदू फैमिलीज में रहती थी, उनके लाइफ के बारे में, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणों का जो कॉन्सेप्ट था उनके नजर
में एक जो फीमेल है ना, रिमेंबर अ फीमेल इज व्हाट, अ फीमेल इज इक्वल टू शूद्रा। तो उस एक्सपीरियंस को, क्योंकि लोगों को एक शक था कि शायद ब्राह्मण उनके घर में जो वुमेन है उनकी सिचुएशन शायद बेटर है, मगर उनकी हालत बहुत खस्ता थी। तो उस चीज पर इसी तरीके से स्त्री धर्म विचार राम चड्ढा की सामने आई हमें पंजाब एरिया में। हाँ, स्त्री धर्म विचार, स्त्री धर्म विचार किसकी लिखी हुई, रिमेंबर स्त्री धर्म विचार, स्त्री धर्म विचार, स्त्री धर्म विचार किसकी थी, स्त्री धर्म विचार थी राम चड्ढा की, राम चड्ढा। और भी बहुत सारी चीजें हमें सामने अभी देखने को मिलेगी। रुकैया, मैंने अभी जो कहा बेटा, रुकैया सखावत हुसैन, इसने स्कूल स्टार्ट किए। हाँ, कहां पर, पटना और कलकत्ता में। 1880s में क्या हुआ, इंडियन वुमन बिगन, अब यूनिवर्सिटीज में जाना स्टार्ट किया, डॉक्टर बनना स्टार्ट किया, टीचर बनना स्टार्ट किया। ठीक, इसके बगैर हाँ, ताराबाई शिंदे जो मैंने अभी कहा, वुमन एजुकेटेड एट होम एट पुणे, पब्लिक, और एक किताब भी ठीक है, स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना, रिमेंबर स्त्री किसको कहते हैं, औरत को, पुरुष मेल, तुलना मीन्स कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल। याद रखिएगा, इस बुक का मतलब क्या होगा, कंपैरिजन, याद रखना बेटा, कंपैरिजन बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल फीमेल कंपैरिजन बिटवीन वुमन एंड मैन। हाँ, क्रिटिसाइजिंग, बेसिकली सोशल डिफरेंसेस को क्रिटिसाइज करते हैं। स्त्री, मैंने पहले कहा, स्त्री मीन्स फीमेल एंड पुरुष मीन्स मेल, और तुलना मीन्स शाबाश कंपैरिजन। अब यहीं पर हम देखेंगे पंडिता रमाबाई एक स्कॉलर थी, क्योंकि याद रखिएगा पंडित हम उसको कहते हैं वन हु इज लर्नड स्कॉलर ऑफ संस्कृत। पंडित किसको कहा जाता है, लर्नड स्कॉलर ऑफ संस्कृत। और पंडिता किसको कहते हैं, वुमन हु इज अ वेल लर्नड ऑफ संस्कृत। ठीक है, तो वहां पर हमें क्या देखना को मिला, एक स्कॉलर, ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत हु रोट, एक बड़ी स्कॉलर थी संस्कृत की, वो क्या लिखेगी, किताब लिखेगी जिसमें स्पेशली अपर कास्ट हिंदू वुमन के बारे में डिस्कशन होगा, एज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू पीपल। ठीक, अब इसी तरीके से हाँ, यहाँ पर शी फाउंडेड विडोज होम एट पुणे, वो क्या करेगी, वो बेटा याद रखिएगा, यही क्या नाम, शाबाश, अगेन नजर रखिएगा, पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई क्या करेगी, वो बाकायदा तौर पर विडोज के लिए एक घर बनाएगी, विडोज के लिए होम का इंतजाम करेगी। और वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यानी शेल्टर, क्योंकि वुमेन्स की, स्पेशली विडोज की हालत बड़ी खराब थी, रिमेंबर दिस थिंग, विडोज की हालत बड़ी खराब थी, और उनके रिफॉर्म्स के लिए काम करेगी। और आप आगे देखिए, दे रोट बुक्स, एडिटेड मैगजीन। अब क्या होगा, वुमेन स्टार्ट राइटिंग, औरतों ने लिखना स्टार्ट किया, औरतों ने मैगजीन्स में, पैम्फलेट्स में, डिबेट्स में, डिस्कशंस में, हर जगह औरत के बारे में लिखना स्टार्ट किया, एज देयर हैज बीन डिस्कस्ड। हाँ, From early 20th century they formed political pressure groups। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है जिसे हम डिस्कस करके आज का लेक्चर फिर एंड करेंगे, दैट इज पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर इसको समझना इंपॉर्टेंट होगा। हाँ याद रखिएगा, लेट वी डिस्कस दिस थिंग, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप किसको कहते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं जो गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पर दबाव लाए, मजबूर करे उन्हें कोई काम करने के लिए। तो ये पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशंस, याद रखिएगा, या हम कहेंगे पार्टीज होती है। क्या होती है, पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज भी हम कह सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जैसे रूलिंग पार्टी के लिए अपोजिशन, एक अपोजिशन या ट्रेड यूनियन, किसान मोर्चा सभाएं, वो उनके लिए क्या होती है, प्रेशर ग्रुप, जो उन पर दबाव लाएगा, जो गवर्नमेंट पर दबाव लाएगा किसी काम को करने के लिए, उस ग्रुप को हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पर वो बनने लगे और उन्होंने मजबूर किया कि फीमेल्स के लिए, हाँ, एक तो उनके लिए राइट टू वोट और दूसरा उनके लिए लॉ बनाए जाएंगे। ठीक है, और स्पेशली एजुकेशन फॉर वुमेन पे स्ट्रेस होगा, इन चीजों पर बात करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो मेरा बेटा आज के लेक्चर में यही तक। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह रहमान एक इसी चैप्टर के दूसरे पार्ट में, दूसरे लेक्चर में। ठीक, और आपको हिस्ट्री के सारे लेक्चर्स और यहाँ तक आने के लिए यू कैन गो इन द प्लेलिस्ट और वन बाय वन आप ये सारे लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह रहमान दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।